हेलो वैंक्सियंस, मेरी चैनल वंचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार पिछले वीडियोस भी जरूर चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी यू आर माई डेस्टिनी का सेकेंड पार्ट। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगची अपने असिस्टेंट फैंसिंग से कहता है कि कैसे तुम अभी तक एक लड़के का पता नहीं लगा पाए, क्या तुम कैपेबल नहीं हो। इस बात पे फैंसिंग कहता है, प्रेसिडेंट, उस लड़के ने फेक आइडेंटिटी से उस टाइम पीरियड में होटल में काम किया था। वो हमेशा अकेला ही रहता था। सुनने में आया है कि वह किसी दूसरे शहर से था और उस रात उसने सीसीटीवी फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की थी। इतना कहकर फैंसिंग अब अपनी पनिशमेंट का इंतजार करने लगता है। वांगची के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना खुशी ना गुस्सा। वो धीरे धीरे मिल्क मग से अपना मिल्क फिनिश करता है। उस दिन बात लेके आने के बाद जब वो पूरी तरह से अपनी सेंस में आता है तो वो लड़का जिसके साथ उसने रात बिताई थी चेक के साथ वहां से जा चुका था। वाइट बेड सीट पर लगा चेरी रेड ब्लड उसे याद दिला रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वो सपना नहीं था। वो सॉफ्ट टच, ब्यूटीफुल स्किन, वो टेम्पटेशन वांगची चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। वह उस बॉडी को फिर से फील करना चाहता था। डीम लाइट की वजह से भले ही उस रात वो उस ब्यूटी का चेहरा नहीं देख पाया हो, लेकिन उसके साथ बिताई रात वो एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया था। वो अपना सिर हिलाता है। वो कैसे किसी स्ट्रेंजर से अट्रैक्ट हो सकता है, वो भी ऐसे स्ट्रेंजर से जिसने उसे अपनी स्कीम में फंसाया। उसे इसका प्राइस पे करना होगा। उसकी आंखें अब डार्क हो गई थी, चेहरे पे डार्क एक्सप्रेशन थे। सामने खड़ा फैंसिंग अब बहुत डर जाता है। वो कहता है, प्रेसिडेंट, अगर मैंने उस लड़के को इस बार नहीं ढूंढा तो मैं अफ्रीका चला जाऊंगा। वो पूरी तरह से डिटरमाइंड था। वो अपनी कैपेबिलिटी के रिकॉर्ड को खराब नहीं होने दे सकता था। उसकी बात सुनकर वांगची सिर ऊपर करता है और उसकी कोल्ड नजरें फैंसिंग पर पड़ती हैं। फिर वो जेंटली मिल्क मग को टेबल पर रखते हुए कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फैंसिंग शॉक में वांगची को देखता है। वो सोचता है, क्या वो हेलुसिनेट कर रहा है या प्रेसिडेंट उसे यूजलेस तो नहीं समझने लगे हैं। फिर वो कहता है, प्रेसिडेंट, मुझे एक चांस दीजिए, मैं उसे श्योरली ढूंढ लूंगा, नहीं तो आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। वांगची अब थोड़ा स्ट्रिक्टली कहता है, मैंने कहा ना, नहीं। अब जाओ, तैयारी करो, हम 5 मिनट में ऑफिस निकल रहे हैं। एक्चुअली वांगची का उस लड़के को ढूंढने का एक और कारण था। वांगची को एक ओबीडियंट वाइफ या हस्बैंड की ज़रूरत थी, और सिंस उस लड़के को पैसे की ज़रूरत थी और वो बिल्कुल ही क्लिंगी टाइप का नहीं था, वांगची पैसे से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। उसको इस शादी में फीलिंग नहीं चाहिए थी। फीलिंग्स हमेशा बर्डनसम होती है, प्रॉब्लमेटिक होती है। उसे एक कॉमन बेनिफिट वाला कॉन्ट्रैक्चुअल शादी चाहिए था, जिससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर दोनों सिंपली सेपरेट हो जाएं और कोई बर्डन ना हो। अब इस बात को 5 साल बीत गए थे और सीन बीजिंग के एक 4 सीजन होटल में शिफ्ट होता है। विंग सुबह 7 बजे उठता है और एक बार अपने पूरे डॉक्यूमेंट, जिन्हें आज वो पूरे दिन यूज करने वाला था, फिर से फाइनल चेक करता है। तभी उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। वो फोन रिसीव करता है तो एक डॉल जैसी खूबसूरत 5 साल की बच्ची स्क्रीन पे अपीयर होती है। गुड मॉर्निंग मॉमी, एक स्माइलिंग फेस के साथ वो विंग को वेव करती है। विंग स्क्रीन पर देखकर पाउट करता है। फिर वो हंसकर कहती है, आंट लू ने मुझे ऐसा कहने को कहा फादर। विंग अपनी बेटी से कहता है, फादर 10 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं। प्रिंसेस को प्रॉपरली खाना और सोना है और आंट लू की सारी बातें सुननी है। विंग जब भी बिजनेस ट्रिप पर जाता था वो फई को अपने फ्रेंड जुआन लू के पास छोड़ जाता था, जो फई की किंडरगार्टन की टीचर थी। फई कहती है, फादर डोंट वरी, फई अच्छे से रहेगी और आप ज़्यादा हार्ड वर्क मत करना,
वरना फई को चिंता होगी। वो अपनी क्यूट लिटिल हाथों से हार्ट सिंबल बनाती है और कहती है फई फादर को रोज मिस करती है। विंग उसकी केयर की वार्मनेस को महसूस कर सकता था। उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। अपने ही पेरेंट्स के द्वारा जाओ फैमिली से निकाल दिए जाने के बाद वो टियानजिन सिटी आ गया था, जहां उसकी स्कूलिंग हुई थी। यहाँ उसने अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। फई अपनी उम्र के लिए बहुत सेंसिबल बच्ची थी। उसने हमेशा विंग को सपोर्ट किया। विंग ने फई को जन्म देना कभी रिग्रेट नहीं किया। फई ने उसे ट्रू फैमिली दी थी। फई उसके लिए गॉड का भेजा हुआ एंजल थी। वो लियो ग्रुप में काम करता था, जो कि टियानजिन सिटी का सबसे बड़ा डिजाइनर कंपनी था। कंपनी में बहुत कंपटीशन था। अपने 4 साल की जॉब में विंग ने कभी कोई लापरवाही नहीं की। वो हमेशा हार्ड वर्क करता और लगातार 3 साल से उसे बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिल रहा था। इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टियानजिन सिटी में वैंग ग्रुप द्वारा बनाया गया थिएटर था, जो ऑब्वियसली लियो ग्रुप इतने बड़े ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने का मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था। जॉन को डिजाइन डायरेक्टर यूचैन के द्वारा लीड डिजाइनर के तौर पर इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। किसी न्यू कमर को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, ऑब्वियसली बहुत से लोग इस बात से जेलस थे। और इस बार यूचैन को बीजिंग जाना था ताकि वो वैंग ग्रुप के साथ कॉपरेशन को लेकर डिस्कस कर सके। लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब विंग को ही अपने एक असिस्टेंट के साथ बीजिंग जाना पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और इसे डायरेक्टर यूचैन के ट्रस्ट और एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना था। वैंग ग्रुप के आलीशान ऑफिस के सामने खड़ा विंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था, जिससे वो पिछले 5 सालों से छिप रहा था। आज उससे आमना सामना होना था। वो बस होप कर रहा था कि उसे वांगजी से न मिलना पड़े, क्योंकि वैसे भी ये थिएटर प्रोजेक्ट तो वाइस प्रेसिडेंट फैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में था। उस दिन उसने सुना कि प्रेसिडेंट वांगजी बिजनेस ट्रिप पर यूएस गए हुए हैं और कुछ दिनों बाद ही वापस आएंगे। विंग के लिए इससे बेहतर कोई न्यूज़ नहीं हो सकती थी। लेकिन तीसरे दिन जब वैंग ग्रुप के रिसेप्शन असिस्टेंट विंग को और उसके असिस्टेंट को अपर फ्लोर पे ले जाता है, तो मीटिंग रूम जाते समय वो अचानक वांगजी को देखता है, जो उसी की तरफ आ रहा था। विंग बस अपना पैर ट्विस्ट करते करते बचता है। ये उसके लिए अचानक बिजली गिरने जैसा एक्सपीरियंस था। टॉल हैंडसम वांगजी नेचुरली बहुत अट्रैक्टिव था। उसका ऑरा इंटिमिडेटिंग था। विंग और उसका असिस्टेंट साइड हो जाते हैं। रिसेप्शन असिस्टेंट वांगजी को ग्रीट करता है। वांगजी नॉर्मली नोट करते हुए आगे निकल जाता है। विंग इतना नर्वस था मानो वो दीवार में गड़ जाना चाहता हो। वो ऊपर नहीं देख रहा था। उसने अपनी सांसें भी रोक रखी थी। वो डर रहा था कि कहीं वांगजी उसे पहचान न ले। फॉर्चुनेटली उसने उसे नहीं देखा और विंग के आगे निकल गया। वांगजी की उस पर जाते वक्त एक तिरछी हल्की नजर गई थी। विंग ने राहत की सांस ली ही थी कि उसे पीछे से वही डीप फैमिलियर आवाज सुनाई देती है, रुको। ये आवाज आज भी उतनी ही अट्रैक्टिव थी जितनी 5 साल पहले थी, लेकिन इसने आज विंग को अंदर तक कपकपा दिया था। उसके हाथ में स्वेटिंग होने लगी थी। वांगजी कहता है, तुम पीछे मुड़ो। विंग शॉक था, वो पीछे नहीं मुड़ता। तभी रिसेप्शन असिस्टेंट कहता है, मिस्टर जाओ, प्रेसिडेंट वांगजी आपको बुला रहे हैं। विंग के अंदर से आवाज आती है, इट्स ओवर विंग। वो पीछे मुड़ता है। उसे अपने पैर कमजोर महसूस हो रहे थे। वो अभी भी वांगजी की तरफ ना देखकर उसके साइड में देखता है। उसे यकीन था कि अगर वो उन मैजिकल आंखों में नहीं देखेगा तो वो कम डरेगा। उसकी ब्यूटीफुल आंखों में डर और साफ साफ देखा जा सकता था। इस डर के साथ भी वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी वो शॉर्ट पोनीटेल, चेरी रेड लिप्स, ब्लैक सूट में वो बहुत एलिगेंट लग रहा था।
वो खुद को रिलैक्स करके नेचुरल बिहेव करने की कोशिश करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर वांग जी, कहिए क्या बात है। वांग जी अपनी आंखें थोड़ी नैरो करते हुए कहता है, तुम कौन हो। उसके बगल में गुजरते वक्त उसे फैमिलियर सेंट फील हुआ था। विंग अपने आप को प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम जाओ वुशियन है। मैं टियानजिन सिटी से लियो ग्रुप का सीनियर डिज़ाइनर हूँ और यहाँ थिएटर प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिस्टर फैंग से बात करने आया हूँ। जाओ वुशियन, वांग जी की आवाज़ में ये नाम लेते हुए एक प्लेफुलनेस थी। ये प्लेफुलनेस विंग को अपने गालों में हीट फील कराने के लिए काफ़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं वांग जी ने उसे पहचान तो नहीं लिया। लेकिन उस रात विंग ने बहुत डार्क मेकअप किया था और लाइट भी डीम थी, तो वो ऐसे कैसे पहचानेगा। तभी वांग जी कहता है, क्या हम कभी मिले हैं मिस्टर जाओ। वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। अब पैनिक विंग की आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। वो घबराते हुए कहता है, प्रेसिडेंट लैन, मैं तो टियानजिन सिटी में रहता हूँ। बीजिंग में ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मेरे जैसा ऑर्डिनरी पर्सन आपसे कहाँ से मिलेगा। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए अपनी आईब्रो रेस करते हुए कहता है, रियली? तो लगता है मैंने ही कुछ गलत याद रखा है। विंग अब बहुत घबराया हुआ था। वो कहता है, अगर प्रेसिडेंट लैंड को कोई काम ना हो तो मैं मीटिंग के लिए जाता हूँ। वांग जी अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो कहता है, मिस्टर जाओ, आपके साथ कॉपरेशन को लेकर मैं बहुत होपफुल हूँ। उसके चेहरे पर एक ना पढ़े जाने वाली स्माइल थी। विंग थोड़ा शॉक था, लेकिन फिर वो उसे ग्रीड करके आगे निकल जाता है। वांग जी जब विंग से अपनी नज़रें हटाता है तो उसका फ्रेंड और वैंग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट नियल फैंग उसे टीज करते हुए कहता है, वांग जी, क्या मिस्टर जाओ तुम्हारे टाइप थे। उसने स्कूल, कॉलेज या आज तक कहीं भी वांग जी को इस तरह से किसी में इंटरेस्ट लेते नहीं देखा था। वांग जी कहता है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। वो अपने ऑफिस में आता है और अपनी चेयर में राइट साइड के ड्रॉअर से 2 लाल मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है। ये सर्टिफिकेट उसके पास 2 साल से थे। इससे पहले उसने इन्हें 2 साल पहले देखा था। वो अभी भी ब्रांड न्यू लग रहे थे। वो एक सर्टिफिकेट खोलता है। सर्टिफिकेट होल्डर कॉलम में जाओ वुशियन लिखा था और स्पाउस कॉलम में लान वांग जी। फोटो में भी विंग वैसा ही दिख रहा था जैसा वो आज दिख रहा था, हैंडसम और प्योर। उन्होंने साथ में कोई फोटो क्लिक नहीं कराई थी। दोनों की फोटो फोटोशॉप करके साथ लगाई गई थी। वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने भी नहीं आया था क्योंकि उसने एक्सीडेंट में खुद को इंजर्ट कर लिया था और ये पूरा प्रोसीजर वीडियो कॉल के थ्रू कंप्लीट हुआ था। वांग जी कहता है, तो तुम हो मिसेज वांग जी, जिससे ये मिस्टर वांग जी कभी नहीं मिला। वो किसी को फोन लगाता है और कहता है, मेंग्याओ, गेस करो आज मैं किससे मिला। उसका फ्रेंड मेंग्याओ दूसरी साइड से कहता है, कौन? क्या वो चैन फैमिली की डॉटर फॉरेन से वापस आ गई और फिर से तुम्हारे पीछे लग गई है? वांग जी अपनी चेयर पर लीन होते हुए कहता है, नहीं, इट्स मिसेज वांग जी। उसकी नजरें अभी भी मैरिज सर्टिफिकेट पर थी। मेंग्याओ आश्चर्यचकित था। वो कहता है, मैं तो एकदम भूल ही गया था। क्या वो तुम्हें ढूंढते हुए वहां आया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो जानता भी नहीं कि वो तुमसे शादी कर रहा है और वो जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने उसे चुना था तुम्हारे लिए। जब वांग जी की स्टेप मदर ने उसके बिजनेस में इंटरफेयर करना चाहा तो अपने ग्रैंडफादर के विल के अकॉर्डिंग वांग जी को शादी करनी थी, पर वो किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहता था जो उस पर बर्डन ना हो और विंग को उस वक्त फई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। ये एक नाम की शादी थी। वांग जी मेंग्याओ से कहता है कि वो लियो ग्रुप का एक सीनियर डिज़ाइनर है।
मेंग्याओ अब उसे टीज करते हुए कहता है, तो अपनी वाइफ के साथ काम की बात करके कैसा लग रहा है तुम्हें? वांग जी रूडली कहता है, उसका लेवल इतना नहीं कि मैं उसे पर्सनली रिसीव करूं। मेंग्याओ कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, बस 2 महीने और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल पूरे हो जाएंगे, फिर वो अपने रास्ते और तुम अपने। डिवोर्स से पहले कोई भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट मत क्रिएट करना। वांग जी में आंसर करके फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर वाइस प्रेसिडेंट फैंग विंग की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस था। वो उससे मीटिंग के बाद कहता है, मिस्टर जाओ, आपको लीड डिज़ाइनर चुनकर लियो ग्रुप ने कोई गलती नहीं की। इतना यंग और प्रॉमिसिंग डिज़ाइनर। मिस्टर चेन बहुत लकी हैं। मैं आपको टियानजिन सिटी में मिलूंगा। विंग कहता है, हमें खुशी होगी वहाँ आपको पाकर मिस्टर फैंग। फैंग कहता है, मिस्टर जाओ, पिछले 3 दिनों से आपने बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया। आज रात को मैं एक कॉकटेल पार्टी में जा रहा हूँ और मेरे पास कोई पार्टनर भी नहीं है, तो क्या आप मुझे खुद को बीजिंग में वेलकम करने का एक मौका देंगे और मेरे साथ पार्टी में चलेंगे? विंग थोड़ा हेजिटेट करता है। वो तुरंत डील करने के बाद उसे मना नहीं कर सकता था। वो हाँ कह देता है। इधर इंटरकॉन्टिनेंटल गार्डन होटल में जब पार्टी में फेंग और विंग पहुंचते हैं तो सभी फेंग को ग्रीट करते हैं और विंग को उसके साथ देखकर सभी क्यूरियस दिखते हैं। विंग को इस तरह की पार्टीज कभी पसंद नहीं थी। वो फेंग के बगल में चुप ही रहता है। लोगों से थोड़ी देर बात करने के बाद फेंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, आप पार्टीज में नहीं जाते? विंग कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी दोनों को पार्टी के एंट्रेंस पर भीड़ और शोर सुनाई देता है। वो देखते हैं तो वांग जी अपने क्लासिक सूट में एरोगेंट और हैंडसम लुक के साथ पार्टी में एंटर करता है। फेंग विंग से कहता है, ये वैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट लान वांग जी हैं, मैं आपको उनसे इंटरेक्ट करा दूंगा। विंग, जो कि सरप्राइजिंगली वांग जी को देख रहा था, कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर फैंग। फैंग कहता है, क्या आप प्रेसिडेंट से डरते हैं? विंग अब खुद को कंपोज करते हुए कहता है, नहीं, मैं उनसे एक बार मिल चुका हूँ। फैंग कहता है, मिस्टर जाओ, क्यों न मैं आपको वूशियन और आप मुझे फैंग बुलाएं, एज अ फ्रेंड और मोर देन फ्रेंड। विंग हंसता है और कहता है, ओके, एज अ फ्रेंड, ओके। तभी वांग जी उनकी तरफ आता है। विंग का दिल फिर से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़कने लगता है। वांग जी अपनी मैग्नेटिक स्वीट वॉइस में कहता है, ओह मिस्टर जाओ, तो हम फिर मिल गए। विंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो प्रेसिडेंट, आप दोनों बातें करें, मैं एक कॉल रिसीव करके आता हूँ। वो अपना फ़ोन लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी फैंग उसे रोकते हुए कहता है, वेट वूशियन, तुम्हारे लिप्स पर केक लगा है। वो टिश्यू लेके उसे पोंछने वाला होता है कि विंग उसके हाथ से टिश्यू लेते हुए कहता है, मैं साफ कर लेता हूँ फैंग। वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वो एक एंजल जैसा लग रहा था। वांग जी अब फैंग से कहता है, तुम उसे पार्टी में लाए, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? फैंग कहता है, मैं यंग हूँ और खूबसूरत लड़के लड़कियों के पीछे जाना मेरे लिए ऑब्वियस है, और तुम जानते हो मेरे फादर मुझे कब से शादी के लिए कह रहे हैं। वो वाइन सिप करता है। वांग जी अपने हाथ में वाइन ग्लास सेक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो मैरिड हो सकता है या उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है? फैंग कहता है, नहीं, वो इतना यंग है और इतना हार्ड वर्किंग है, उसे काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो मैरिड है या किसी रिलेशनशिप में है। वांग जी अब उसकी बैक पर टैप करते हुए कहता है, ठीक है फिर, गुड लक। उसके स्माइल में एक प्लेफुलनेस थी। वो वहाँ से जाते हुए सोचता है, मैंने मिसेज वांग जी के चार्म को कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया। फैंग उसमें रोमांटिक इंटरेस्ट दिखाना, फैंग जनरली किसी में ऐसे इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो क्या वो सिंगल है?
वो अपने मन में ही कहता है वो होगा, लेकिन अभी नहीं, 3 महीने बाद। अभी तो वो उसका लीगल वाइफ है। तो क्या उसने फ्रैंक को हिंट दिया कि वो सिंगल है? ये लड़का जितना सिंपल दिखता है शायद है नहीं। क्या मुझे अपने हस्बैंड की ड्यूटी निभाते हुए उसे रिमाइंड कराना चाहिए कि वो मैरिड है, वो मेरा है? तो दोस्तों, ये पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आपके सजेशंस मुझे कमेंट में बताते रहिए, उससे मुझे बहुत गाइडेंस मिलती है। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।